प्यारे साथियों नमस्कार एवं द ब्रेन मास्टर शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं सुबह 11 बजे द ब्रेन मास्टर शो की मंडे टू फ्राइडे जीके जीएस की क्लास स्टार्ट होती है। तो भैया आज भी 11 बज चुके हैं और द ब्रेन मास्टर शो की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और टॉपिक रहने वाला है हमारा जनगणना। स्टूडेंट, जनगणना एक ऐसा टॉपिक है, कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे प्यारे साथी रेलवे का एग्जाम हो, जनगणना एक ऐसा टॉपिक है कि इससे 2 क्वेश्चन आने अनिवार्य हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे टॉपिक्स को हम कैसे छोड़ें, हमने सिलेबस में ही आपको पहले डिस्कस करा दिया था कि ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें ही हम कराने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आज जनगणना को लेते हैं और जनगणना का निपटारा करेंगे विद आपके माइंड में छपाने के बाद में, ठीक है। स्टूडेंट्स पूरी कोशिश करूंगा कि क्लास में ही आपको पूरा जनगणना 2011 याद करा दिया जाए और इससे किसी भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएं, आपसे कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो चलिए प्यारे साथी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भैया माँ सरस्वती ज्ञान की देवी माता सरस्वती को प्रणाम करेंगे और इनसे आशीष लेंगे कि हे माँ सरस्वती अब जो भी हमारा एग्जाम हो आने वाले टाइम में उसमें हम भैया सिलेक्शन ले लें, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट जनगणना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जनगणना का आखिरकार हमें उल्लेख कहाँ से मिला है, ये जनगणना का अस्तित्व कहां से स्टार्ट हुआ है, किसने बताया था कि जनगणना होती है और इस प्रकार से हम जनगणना कराएंगे। तो स्टूडेंट जो जनगणना है भैया वो 1500 ईसा पूर्व में इजराइल में मूसा के द्वारा इसका भैया जनगणना का उल्लेख मिला। फिर मैं वही बात करूं आधुनिक पद्धति पर पहली बार व्यवस्थित जो जनगणना हुई है वो 1749 में स्वीडन में हुई। कहां पर? आधुनिक पद्धति पर पहली बार व्यवस्थित जनगणना 1749 ईस्वी में स्वीडन में हुई। ये 2 पॉइंट याद हुए हमें भैया। जो जनगणना का उल्लेख मिलता है वो कहां से मिलता है, तो 1500 ईसा पूर्व में मूसा के द्वारा। किसके द्वारा? मूसा के द्वारा। और ये मूसा कहां के थे? इजराइल के थे। इनके द्वारा हमें जनगणना का उल्लेख मिलता है। वहीं मैं बात करूं तो आधुनिक पद्धति पर पहली बार व्यवस्थित जनगणना सन 1749 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। और ब्रिटिश काल में मैं बात करूं तो ब्रिटिश काल में भारत की पहली जनगणना जो थी वो 1872 ईस्वी में। ये याद करने योग्य फैक्ट है, ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आपसे बार बार एग्जामिनर पूछता है कि ब्रिटिश काल में भारत की पहली जो जनगणना थी वो कब हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। किसके? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लॉर्ड मेयो आप यहाँ पर देख सकती हैं, यहाँ पर मैंने इनका इमेज लगाया हुआ है। अब स्टूडेंट्स इसमें मैं क्या ही ट्रिक बनाऊं, आपके माइंड में ऐसे ये छपने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ और आपके साथ में मैं फैक्ट बताऊं तो भारत में पहली बार जो प्रति 10 वर्ष बाद व्यवस्थित जनगणना हुई थी वो लॉर्ड रिपन के समय 1881 ईस्वी में हुई। जो जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद कराई जाती है और जो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद पहली जो व्यवस्थित जनगणना हुई वो लॉर्ड रिपन के समय 1881 में हुई। लॉर्ड रिपन को आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका इमेज मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। 1872 की जनगणना को शामिल करते हुए वर्ष 2011 की जनगणना 15वीं, ठीक है। वर्ष जो 2011 की जनगणना थी वो कौन सी थी, तो 15वीं थी। और स्वतंत्र भारत की बात करूं तो 7वीं थी तथा 21वीं शताब्दी की भैया कौन सी थी, तो दूसरी जनगणना थी। मैं वर्ष 2011 की जनगणना की बात करूं तो स्टूडेंट्स कौन सी थी, 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की कौन सी थी, 7वीं जनगणना थी। और भैया मैं वही बात करूं तो 21वीं शताब्दी की कौन सी थी, तो दूसरी जनगणना थी। आगे बात करते हैं, ये क्लियर हुए। चलिए आगे बात करते हैं जनगणना अधिनियम किसके तहत होती है, तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जारी कराई जाती है। 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन स्वतंत्र जनगणना विभाग बनाया गया। 1961 से पहले कोई भी स्वतंत्र विभाग नहीं था जनगणना का, ठीक है। तो सबसे पहले भैया जो मंत्रालय के अधीन बनाया गया स्वतंत्र जनगणना विभाग वो कब बनाया गया, 1961 में। एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जनगणना किस सूची का, भैया जनगणना जो है वो किस सूची का विषय है,
तो जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। किसका? संघ सूची का विषय है। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जनगणना किस सूची का विषय है, तो आपको क्या लगाना है? संघ सूची का विषय है। आगे देखते हैं कुछ प्रशासनिक आंकड़े देखते हैं जनगणना 2011 से। तो स्टूडेंट जो कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे जनगणना 2011 में वो कितने थे? 35। और अब कमेंट करना वर्तमान में हमारे कुल राज्य और कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, ये आपका आज का क्वेश्चन है। कमेंट में सभी स्टूडेंट्स के द्वारा मुझे मिलना चाहिए। जिलों की संख्या कितनी थी 2011 में? 640 थी। नगरों की संख्या कितनी थी? 7933 थी। ग्रामों की संख्या की बात करें तो 6,41,000 थी। कितनी? 6,41,000 थी। ये याद हुए। कुल राज्य केंद्र शासित प्रदेश कितने थे 2011 में? 35 थे। जिलों की संख्या 640 थी और नगरों की संख्या कितनी थी? 7933 थी। और ग्रामों की संख्या की बात करूं मैं वहीं तो 6,41,000 थी। चलिए आगे देखते हैं। तो 2011 की जनगणना के समय महारजिस्ट्रार कौन थे? तो 2011 की जनगणना के समय महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। कौन थे? ये नाम याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के समय जो महारजिस्ट्रार एवं भैया जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। जबकि 2001 में जयंत कुमार भाटिया थे। 2011 से पहले जनगणना हमारी कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी। और 2001 में महारजिस्ट्रार एवं संयुक्त आयुक्त कौन थे भैया? कौन थे? जनगणना आयुक्त 2001 में जनगणना आयुक्त एवं महारजिस्ट्रार कौन थे? तो जयंत कुमार वंठिया थे। कौन थे? जयंत कुमार वंठिया। याद हुए। 2011 में कौन थे? सी चंद्रमौली और डॉक्टर सी चंद्रमौली थे 2011 में। और 2001 में कौन थे भैया? कौन थे? जयंत कुमार वंठिया थे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इंपोर्टेंट पॉइंट्स कुछ और देखते हैं जनगणना से। जनगणना 2011 में कुल जनसंख्या कितनी थी? 121.08 करोड़ थी। कितनी? 121.08 करोड़ थी। 10 की वृद्धि की बात करें यानी कि 2001 में जनगणना हुई, उसके बाद में भैया 2011 में हुई। इन 10 सालों में जनगणना में कितनी वृद्धि देखने को मिली? तो 18.18 करोड़ की। ठीक है, यानी कि मैं बात करूं परसेंटेज में 17.17% की हमें वृद्धि देखने को मिली। नगरीय जनसंख्या भैया 31.3%, ग्रामीण जनसंख्या में 68.9%। लिंगानुपात कितना था जनगणना 2011 में? तो 943, यानी कि 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। जनगणना 2011 में लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो कितना था? 943, यानी कि 1000 पुरुष पर 1000 भैया पुरुष पर कितना? 943 1000 पुरुष पर। ठीक है, इतना भैया रेशियो था ये महिलाओं पर पुरुष का। ठीक है, ये भैया सेक्स रेशियो था 2011 में। जनघनत्व की बात करूं तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कितना? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कितना था जनघनत्व? दोबारा से सुनेंगे, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कुछ भैया अब मैं बात करूं साक्षरता दर की, यानी कि ये आपकी एजुकेशन रेट की मैं बात करूं तो जनगणना 2011 के अनुसार टोटल साक्षरता दर कितनी थी? 73% थी। वहीं पुरुष की बात करूं तो भैया पुरुष की कितनी थी? 80.9% और महिलाओं की 64.6%। ये आपको याद हो जाना चाहिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलना है कि महिलाओं की साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार कितनी थी? 64.6%। वहीं पुरुषों की कितनी थी? 80.9%। और मैं पूरा साक्षरता दर की बात करूं तो कितना था? 73%। आगे चलिए स्टूडेंट्स, कुछ और आंकड़े मैं आपके लिए बता दूं। यहां पर देखते हैं सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा। स्टूडेंट्स इस पीपीटी पेज को भैया एकदम स्क्रीनशॉट लीजिएगा और ये यहां से आपको आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। किससे? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से
सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो कौन सा है, गोवा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान निकोबार है। वहीं सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है। अब बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, तो स्टूडेंट जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो क्या है, उत्तर प्रदेश है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है वो सिक्किम है। क्या है, सिक्किम है। ठीक है, चलिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से। और वहीं मैं बात करूं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो भैया ये भी लक्षद्वीप है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे और कुछ पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले लिंगानुपात की बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं नोट डाउन किया है मैंने जहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करूँ लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्या भैया, सबसे बड़ा राज्य तो भैया कौन सा है, केरल है। यानी कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। केरल में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है, 1084 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। वहीं मैं बात करूं लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो कौन सा है, हरियाणा है। कौन सा है भैया, हरियाणा है। यानी कि 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं, केवल 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। लिंगानुपात की दृष्टि में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो पांडुचेरी है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं। और लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दमन व दीप है। यानी कि 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं। देख सकते हो आप कितना कम और कितना ज़्यादा यहाँ पर सेक्स रेशियो है। सबसे ज़्यादा केरल में है। राज्य की बात करें, सबसे कम की बात करें तो हरियाणा में है। वहीं मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात करूँ तो पांडुचेरी सबसे ज़्यादा, और सबसे कम की बात करूँ तो भैया दमन व दीप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंगानुपात वाले जिले की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश का जिला कौन सा है, माहे है। कौन सा है, माहे है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य का जिला कौन सा है, अल्मोड़ा। ठीक है, राज्य का जिला भैया अल्मोड़ा है, केंद्र शासित प्रदेश का जिला भैया माहे है। सबसे न्यूनतम यानी कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश का जिला कौन सा है, लेह है। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य का जिला कौन सा है, दमन है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। अधिकतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, केरल है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो भी है केरल में, और साक्षरता दर भी सबसे ज्यादा कहां पर है, केरल में ही है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला राज्य जो है वो कौन सा है, बिहार है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला यानी कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो कौन सा है, बिहार है। यहाँ पर 61.8% है और केरल में 94% साक्षरता दर है। ठीक है, अधिकतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है। वहीं न्यूनतम की बात करूं तो भैया सबसे न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है साक्षरता दर में, दादर नगर हवेली है। कौन सा है, दादर नगर हवेली। याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने आप नोट्स बनाओगे एक बार और अपने आप से याद करोगे तो सब कुछ आपके माइंड में छपने वाला है। ठीक है, चलिए महिला साक्षरता दर की बात करते हैं। अधिकतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो ये भी केरल है। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जो राज्य है ये भी बिहार है। ठीक है, और मैं पूरा टोटल सेक्स रेशियो की बात करूं तो भैया यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भैया जो साक्षरता दर है वो भी केरल में है, और कम जो है न्यूनतम जो है वो भी बिहार में है। सेम वही महिलाओं का साक्षरता दर है। ठीक है, चलिए
आगे बात करते हैं जनघनत्व की, ठीक है। अधिकतम जनघनत्व वाला राज्य जो है वो कौन सा है? बिहार है। अधिकतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य भैया कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अधिकतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार है। कौन सा है? अंडमान निकोबार। ये फैक्ट याद हुए? बोलो याद हुए? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। धर्म के आधार पर जनसंख्या वितरण 2011 की बात करेंगे। धर्म के आधार पर जनसंख्या वितरण 2011 के अनुसार, ठीक है। तो हिंदू कितने थे 2011 के अनुसार? 79.8% हिंदू कितने थे? सबसे ज्यादा जो हिंदुओं की जनसंख्या थी जनगणना 2011 के अनुसार, और अभी भी है 79.8% 2011 के अनुसार थे। मुस्लिम कितने थे? 15.23%। कितने थे? 15.23% मुस्लिम थे जनगणना 2011 के अनुसार। ईसाई की बात करूं तो 2.3% थे, और बौद्ध की बात करूं तो 1.72% थे। जैन धर्म की बात करूं तो कितना था? 0.4%। सबसे कम यही है जैन, ठीक है। जैन धर्म वाले ही हैं सबसे कम इंडिया में 2011 की जनगणना के अनुसार 0.4% थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यही सब थे आपके जनगणना से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले। एक बार मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लेकर आऊंगा जनगणना से, ठीक है, और उसके साथ में ट्रिक और बताऊंगा मैं। ये तो अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने के बाद में एक बार अपने मन से याद करना है। याद करने के बाद में अब आपको लगता है याद हो गए, फिर उसके बाद में आपको आइज बंद करनी है। आइज बंद कर कर फिर आप फिर से अपने मन में जो आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करो, ठीक है। तो अगर ऐसे आप करते हैं, आप बिना देखे फिर सब कुछ बोल देते हैं, तो समझो आपको याद हो गया, और गारंटी है फिर आप कभी भूल जाए। तो ये सभी याद हो गए स्टूडेंट। देखो इसमें कुछ ज्यादा ट्रिक्स नहीं बन सकती थी यहाँ पर, तो मैंने आपको आज ट्रिक नहीं बताई हैं। एक बार मैं ऑब्जेक्टिव सेशन और लेकर आऊंगा जनगणना का। जो जो क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं आज तक के एग्जाम में, वो सब क्वेश्चंस और एक बार मैं करा दूंगा। तो स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा कैसा लगा आपको सेशन। अगर अच्छा लगा है तो भैया एक लाइक कर दें, सेशन को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि आपके भाई, आपकी बहनें, आपके फ्रेंड्स का भी फायदा हो सके, और वो भी हमारे द ब्रेन मास्टर शो से आज से ही जुड़ना स्टार्ट कर दें। तो स्टूडेंट चलिए फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।